चेहरे पे मुस्कान लिए फिरता हूँ, हौसलों का उड़ान लिए फिरता हूँ। चेहरे पे मुस्कान लिए फिरता हूँ, हौसलों का उड़ान लिए फिरता हूँ। होगी मुलाकात एक दिन किस्मत से, होगी मुलाकात एक दिन किस्मत से, इस आस में हर दर्द गम लिए फिरता हूँ, हर दर्द गम लिए फिरता हूँ। तो नमस्ते बच्चों, मेरा इस चैनल फिजिक्स साथी में आपका स्वागत है और मैं आपका साथी वंडर विजय। और मैं आज लेकर के आया हूं 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो है वो टॉपिक देखेंगे कौन सा है। तो टॉपिक वाइज अगर हम लोग देखें तो इसमें जो पढ़ना होता है वो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो गया कि कितने टाइप्स ऑफ के फिजिकल क्वांटिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिर टाइप्स ऑफ एरर्स, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला विथ एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, डायमेंशनल एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डिजिट। तो सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तो उस चैप्टर का शॉर्ट में आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर में जो है सो ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपका रिमाइंड होते रहेगा कि चलो ये सेक्शन से मेरा जो है वो टॉपिक करना है, ये सेक्शन से मुझे बनानी है। तो ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि मेजर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इन टॉपिक को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास एंड फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं। तो जनरली सबको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प जो है वो हम लोग लेते हैं बिकॉज हमारे चारों ओर अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि हमको उसको डिफाइन करने की जरूरत है। तो ये डिफाइन करने की जो बात आती है जिससे हम उसका मेजरमेंट के जरिए देखते हैं, जैसे कि अगर हम द्रव्यमान की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, तो ये जो मास है वो हम लोग अगर दुकान में जाते हैं तो अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में उसके साथ नहीं बोला जाता कि हाँ 2 kg 5 kg डिफाइन नहीं किया हुआ रहता तो दिक्कत होता कि हमको कितना चाहिए, या किस चीज को अगर हमको 1 चम्मच भी डालना होता है चाय में चीनी तो उसको भी हम लोग देखते हैं, क्वांटिटी वाइज देखते हैं। तो लाइक कि कोई भी अगर हम फिजिकल चीज के स्टडी कर रहे हैं तो उसको डिफाइन करने की जरूरत है, तो उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं और हमारा फिजिक्स पूरा फिजिकल क्वांटिटी पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स देखेंगे कि हमारा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबको यहां पे आपको बता दें कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग 3 पार्ट में देखते हैं। कितना पार्ट में? 3 पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वन जो हमारा होता है वो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड लास्ट वन को जो हम लोग याद रखते हैं, जैसे कि क्या होता है कि कोई बच्चा अगर एग्जाम देता है और बाय चांस वो मान लो कि वो एग्जाम में पास नहीं होता है तो उस केस में उसको सब लोग बोलते हैं भाई रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री वर्ड जो होता है वो क्या होता है कि जब आप उस एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हो तो नेक्स्ट के लिए अपीयर होते हो। लाइक दैट यहां पे भी जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा उसको हम लोग बोलते हैं किस में जाएगा? फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मतलब बेसिक चीज होता है। बेसिक मतलब जो हमारा क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है कि इसका आपको सहारा लेकर के ही अदर्स जो क्वांटिटीज होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। बस आपको ट्रिक बनाना है, बेसिक है तो बेसिक। आप टर्म को पकड़ पकड़ के अगर याद करते हो तो सारा आपका क्लियर होते जाता है कि हमको इसी वे में चीजों को पकड़ना है। अब क्या होता है कि इसको और देखें तो ये किसी चीज पे निर्भर नहीं होगा, ये किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा। मतलब
इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि सबसे पहले तो इसी को बनाया गया ना। तो क्योंकि हमको फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना था, तो आपको एक रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा ना कि आप कितना चीजों को लेकर के चलते हो, ताकि उसी से हम मिला करके आगे की क्वांटिटीज को डिफाइन करें। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है और भी, वो है इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक भी हो गया, इंडिपेंडेंट भी हो गया, और सबसे फंडामेंटल चीज हो गया। तो इसीलिए इन सारे टर्म्स को ये रिलेट करता है। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो डेराइव्ड मतलब क्या होता है? डेराइव्ड मतलब किसी चीज से होकर आना। तो यहां पे जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो बेसिकली इन सारे फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मिला करके इसको बनाया जाता है। तो ये जो हो गया, इसको हम लोग दूसरा भाषा में बोलेंगे डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या होते हैं? डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है? डिपेंड है। तो इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, और इसका नाम तो एक ही है, कपलमेंट्री बोलने का कोई जरूरत नहीं है, तो यहां सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ही रह जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये कितने हैं। अगर इसको बनाया गया है तो इसका नंबर्स कितना है। तो यहां पे सबको पता है कि इसका जो संख्या है वो कितना है? 7। यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा बेसिक क्वांटिटी है वो सिर्फ 7 है। और देखेंगे अभी नेक्स्ट में। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम कह नहीं सकते, ठीक है। मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ, इन्फिनाइट मेनी नंबर ऑफ। तो कहने का मतलब क्यों? क्योंकि हम इसको मिला मिला करके बहुत सारे क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए ये डिराइव्ड है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जब बन रहा था तो ये दोनों में कोई फिट नहीं आने वाला जो चीज था वो सिर्फ 2 ही था, और वो 2 कौन था वो हम लोग देखेंगे अभी। तो इसका मतलब इसका जो संख्या वो कितना है? 2 है। तो आपका जो यहाँ पे एक्सेप्शंस बनने वाला है वो ये है कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है। तो एक एक करके अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले मैं इस चैनल पे जिन लोग नए हो या मेरे वीडियोस को देख रहे हो, तो वो सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड पढ़ने के बाद शेयर कर दो। ठीक है, तो प्लीज यार, देन मुझे मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप लोग सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा करते हो और लाइक ज्यादा देते हो। इवन कि आप कमेंट करो, कमेंट करने से वीडियो रीच करता है तो मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर मेरा वीडियो आगे जा रहा है तो मैं एक सही चीज लेकर के आऊं। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू बेस्ट। अब यहां पे हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है, सो मैंने अभी बताया कितना है नंबर में? 7 है। नंबर में ये 7 है। तो यहां पे वो कौन कौन से हैं? तो नेम में यहां पे लिख दे रहा हूं। फिर इसका जो है वो एसआई यूनिट टाइप का नाम हो जाएगा। यूनिट हम सिर्फ बात कर देते हैं कि यूनिट में क्या यूज करेंगे, एंड नोटेशन, एंड नोटेशन। तो यहां पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया कि पहला जो हमारा नेमिंग होगा। अब देखो कैसे कैसे चीजों को याद रखना है। सो पहला ब्रह्मांड में मास और लेंथ और टाइम। तो ये मास, लेंथ, टाइम जो है, सो ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटी हैं जो सबसे बेसिक चीज होते हैं, मतलब किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो मास हो जाएगा, जो हम दुकान में जाते हैं कहते भाई 5 केजी हमको आलू देना, 5 केजी जो है सो सोयाबीन दे दो भाई, सोयाबीन बहुत चढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारा कि मास इज अ इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दूसरा मैंने क्या बताया? लेंथ। तो लेंथ का मतलब आप कोई भी चीज की बात करते हो, कहीं पे भी अगर आप मेजर करने की बात करते हो तो एक लेंथ वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कितना लेंथ है, कितना दूर है। तो ये टर्म जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है? हमारा लेंथ करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट वन जो होगा वो हमारा क्या होगा? टाइम। जो सबको पता है टाइम इज इंडिपेंडेंट, किसी के चलते रुकेगा नहीं ये। ठीक है, चाहे कितना बड़ा तोफ भी क्यों ना हो। नेक्स्ट 4 1।
फोर्थ जो हमारा होगा 10th क्लास का एक टॉपिक था, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट। 5-1 क्या हो जाएगा हमारा, तो अब यहां से ले लो, केमिस्ट्री से एक उठा लो, क्या यहां पे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। एंड 6-1 हमारा, यार ठंडा लग रहा है यार, क्यों, टेम्परेचर। तो जब आपको ठंडा गर्मी वाला जो बात करते हो वो किसके, हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं ना हो रहा है, ये भी तो हमारे से इंडिपेंडेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, यानी टेम्परेचर भी हमारा एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा। एंड नेक्स्ट वन जो हमारा हो जाएगा लास्ट, जो बहुत ही कम यूज होता है, वो है लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या है, लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सबका यूनिट देखते हैं। मास का यूनिट क्या हो जाता है, केजी। ऐसा एसआई यूनिट हम लोग यूज करते हैं। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब पूरा ब्रह्मांड जिसको एक्सेप्ट करता है उस यूनिट को हम लोग एक्सेप्ट हम करते हैं। लेंथ का क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। करंट का क्या होता है, एम्पियर। और हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, 9th क्लास में मोल 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 करते रहते हो, क्या हो गया हमारा, मोल। नेक्स्ट वन टेम्परेचर, तो इसका तो डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं और केल्विन भी यूज करते हैं, तो केल्विन हो जाएगा। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडला हो जाएगा। तो ये सब हमारा जो हो गया वो यूनिट हो गया। अब हम नोटेशन पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, तो मास का पहला हम लोग कैपिटल लेटर यूज करेंगे एम। ठीक है, दूसरा हमारा लेंथ का जो है सो पहला वर्ड कैपिटल यूज कर लेंगे एल। टाइम का पहला कैपिटल अक्षर यूज कर लेंगे टी। इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा हमारा एम्पियर है, तो इसका नोटेशन हम ई नहीं ले सकते, एनर्जी का सेंस आ जाता है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल होगा तो इसका सिर्फ एम वो एल यूज कर लो। एंड टेम्परेचर का केल्विन का भी केल्विन ही रहेगा नोटेशन। कैंडला का हम सीडी शॉर्ट में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। और देखें हम लोग, तो इसको पहले ध्यान में रखने के लिए जैसा मैंने बताया उसको रिवाइज करो, वीडियो पॉज करके एक बार और रिमाइंड करो, या फिर बैक करके आप देखो चीजों को, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और सबसे पहला बात है क्या ना, कि आप चीजों को बहुत ज्यादा स्टडी करने निकल जाते हो तो बहुत कुछ छूट भी जाता है, क्योंकि आप एक बार देखते जाते हो। तो पहले क्या करो, कोई भी चैप्टर को जो है वो आप समराइज वाइज कोशिश करो कि पहले छोटे छोटे टर्म्स को समझ लें, और जब आप एक बार टर्म्स से नॉन हो जाते हो उसके बाद आप डीप में स्टडी करो, न्यूमेरिकल्स बनाओ, मजा आ जाएगा, बनते रहेगा आपसे। तो ये हमारा था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे क्या, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी तो हमको पता है ना, मेनी मोर, तो बहुत सारे अगर है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी तो उसको हम लोग पीछे देखते हैं। क्यों, क्योंकि उसको बहुत सारे चीजें हैं तो देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जिनका संख्या कम है वो तो देख लें। तो मैंने दूसरा जो तीसरा बताया था उसका नाम क्या था, सप्लीमेंट्री। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मेंस जैसे कोई किसी को आते हो तो जे मेंस नीट ये सब का जो है वो प्रिपरेशंस करने का मन करने लगता है। तो जब ऐसे चीजों में आपको लगता है कि हमको कंपटीशन फेस करना है तो उस चीज पर ज्यादा गौर करो जो आपके एक्सेप्शंस का चीज होता है, जो बहुत कम लोग उस पर ध्यान रखते हैं। जैसे कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको कोई हल्के में भी ले लेता है, तो कोई चीज को भी हल्के में मत लो। ठीक है, वही क्या पड़ता है, भारी। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हमने बताया 2 है। तो अगर हम लोग इसी तरह से बात करें नेमिंग वाइज, तो एक हमारा हो जाएगा प्लेन एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल जो हमारा मैथ का चीज था, जो हम लोग मेजरमेंट करते थे एक साइड से दूसरे साइड के बीच में कितना हमारा एंगल है, तो उसको यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है, बट फंडामेंटल भी नहीं ना ही डेराइव, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में यूज करते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है सॉलिड एंगल। कौन सा, सॉलिड एंगल। ओके, तो प्लेन एंगल का जो हमारा यूनिट हो जाएगा वो क्या यूज होता है, रेडियन।
क्या यूज होगा, रेडियन। और हमारा सॉलिड एंगल का हमारा जो हो जाता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। ये हमारा क्या है, यूनिट है। एंड नोटेशन क्या यूज करेंगे इसका भाई, नोटेशन जो है सो रेडियन का सिर्फ हम लोग आरडी शॉर्ट में यूज करेंगे, या बहुत लोग इसको अच्छे से लिखने के लिए RAD यूज करते हैं, और स्टेरेडियन का ST और RAD यूज करते हैं। तो आपके लिए तो ये पॉइंट आपको VBI होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इसको स्किप करते हैं। लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखो, आप चीजों को किसी दोस्त से कोशिश करो कि पूछे, भाई चल तू पूछ, हम तेरा जवाब देंगे, मैं पूछूंगा तू जवाब देना। तो इस तरह से डिस्कशंस करो, और आप उसको वैसा जगह से क्वेश्चन पूछो जहां से वो नहीं जानता है। तो इससे आप लोग डिस्कशन से देखो, दूसरा का ये कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है, हम जानते हैं उसको क्यों जानने देंगे, इतना मेहनत से करते हैं। तो नहीं, आप जितना पढ़ाई को आगे ले जाते हो, जितना बांटते हो, आप में वो पॉजिटिव फॉर्म में स्टोर होता जाता है। तो प्लीज शेयर इट। अब हम बात करते हैं डेराइव फिजिकल। अच्छा, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का इमेजिनेशन अगर आपको करना है तो सिंपल, आपको पता है कि मैथ में अगर हम दो साइड के बीच में एंगल देखते थे तो इसको हम लोग बोलते थे वो प्लेन एंगल होता है। मतलब ये बेसिकली 2D को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमारा जो सॉलिड एंगल होता है वो लाइक कोन, जो हम लोग भाई झाल मुड़ी जो खाते हैं, तो वो जो चीज होता है उसका अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा सॉलिड एंगल लाइक इट, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा आ जाएगा एरिया वाइज, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसको एक सर्कल वाइज देखें तो ये हमारा होगा आर्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क। ये हमारा रेडियस होगा, ये भी हमारा रेडियस होगा। तो यहां पर जो रिलेशन होता है वो होता है, इसको अगर यहां से देख रहे हैं तो सामने कौन देखेगा, हमारा ज्यादातर एंगल में टेन थीटा यूज करते हैं कोई भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए स्लोप वाइज। तो यहां से जब देखेंगे तो सामने हमको क्या दिखेगा, L दिखेगा। डिवाइड में जो बेस है, कांस्टेंट चीज है, उसको ले लो। तो इस तरह से थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस। ये याद रखना है आपको, ये थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर्क बाई रेडियस। दूसरा सॉलिड एंगल का अगर लेना है तो इसका हम लोग यूज करते हैं ओम। ओम एक नोटेशन है जिसका हम लोग हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे जो ओम इक्वल्स टू हो जाएगा वो इस ये जब यहां से देखेंगे तो पूरा एक एरिया वाइज दिखेगा, है ना। तो ये एरिया ले लेते हैं भाई, और इसका भी तो लेंथ सारे कांस्टेंट होंगे ना, जितना भी है सब तरफ से ये सारे। तो इसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे ताकि यूनिट लेस बने, ये डायमेंशन लेस बने, यानी कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये भी कट जाए, ठीक है ना। यानी एंगल एक यूनिट का रेफरेंस दे, जैसे कि यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू है तो रेडियन। तो रेडियन आपका जो होता है वो एंगल को वैल्यू में देखने वाला चीज होता है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम करता है कि ये भाई डिग्री और एंगल रेडियन में क्या डिफरेंस है। तो यहीं पे देख लो आप लोग कि ये जो रेडियन और डिग्री का जो फंडा है वो ये है कि आप डिग्री जब देखते हो तो ये जो 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ये सब जो देखते हैं उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, कि ये सब एंगल है ना, तो इसको हम लोग वैल्यू में अगर देखेंगे तो इसके लिए एक रिलेशन बनाया गया है, वो है आपका 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। यानी कि 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं। यू नो व्हाट, कि पाई का वैल्यू जो है वो कितना होता है, सिर्फ पाई का वैल्यू तो सबको पता है होना चाहिए कि पाई का वैल्यू 3.14 या तो 22/7 यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, 180 डिग्री जहां पे रहेगा हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं मैथ में या फिजिक्स में कभी कभी। तो ज्यादातर आप 11th में आ गए हो तो 11th में ज्यादातर चीजों को क्या चीज में लिखते हैं, रेडियन में। हमारा वर्ड ही रेडियन पे चलने वाला है। तो इस तरह से हम यहां से डिग्री से कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए एक हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री। ये डिवाइड में चला जाएगा, यूनिटरी मेथड। अब हमको x डिग्री में निकालना है तो हम x से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे इंटू x हो जाएगा। तो इस तरह से हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जब भी आप यहाँ पे जो भी चीज हम लिख रहे हैं उन चीजों को आप क्या करो, कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम की होगा कि नहीं कैसे लिखे। बस कुछ नहीं करना भाई, एक क्लिक कर दो ना, वीडियो पॉज हो जाएगा, आप उसको फिर से लिख लो, नोट्स बनाते जाओ। तो कोशिश करो कि आप एक नोट्स के फॉर्म में, आप एक पेन पेपर लेकर के बैठो ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको।
कि इसके बाद में भी हम इन चीजों को ऐसे रिकवर करेंगे। आप बार बार मान लो वीडियो नहीं देखना चाहते, नहीं तो आपका वीडियो तो हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा और आप देखते रहो। अब जहां पे भी फंसते हो स्किप करके आप देख लो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया डिग्री से रेडियन में जाने का। अगर हम बात करें 30 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहते हैं तो कितना होगा? यू कैन से नो, कह सकते भाई, अपने को बोलो कम से कम। तो अगर हम x डिग्री के जगह कितना रखने वाले बोले हैं? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 डिग्री इंटू 30। तो 30 से ये कटेगा 6, तो यहां से कितना आ जाएगा? पाई बाय 6। अगर हमको 45 डिग्री बोलना है तो यहाँ पे 45 अगर हम लोग पुट करेंगे तो पाई बाय 4 आएगा। अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो 90 से कटेगा 2 बार में, तो पाई बाय 2 हो जाएगा। 360 डिग्री बोलेंगे तो पाई का 2 मल्टीपल, तो 2 पाई हो जाएगा। 0 डिग्री के लिए अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो सिर्फ 0 ही होगा। अगर 60 डिग्री के लिए यूज करना चाहते हैं 60 डिग्री के लिए तो कितना? 63 जा, तो यहाँ पे पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में देखते हैं, ठीक है। ये तो कंसेप्ट था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। अब हम लोग बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? अब हम लोग क्या बात करते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेराइव्ड है उसको हम लोग डायमेंशन वर्ड को पढ़ करके उसके साथ एसआई यूनिट भी देखते जाएंगे। बस हम इंफॉर्म कर दे रहे हैं कि यहाँ पे डेराइव्ड मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक वेलोसिटी का, स्पीड का, तो ये जो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बताओ ये सारे वर्ड में क्या सिर्फ इसको अगर हम स्पीड को डिफाइन करते तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी को डिफाइन करते तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन करते तो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अगर वो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले हो तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेग, वेग के परिवर्तन की दर को। यहाँ पे जो है सो हमारा यहाँ पे क्या होता है? स्पीड, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम लोग दूरी बोलते हैं, इसको विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन वैसा में, तो अभी क्या करो ना, आप लोग कोशिश करो कि इंग्लिश टर्म्स में ही यूज करके उसको बोले। जितना ज्यादा आप इंग्लिश टर्म्स में चले जाते हो आपको वो चीज आसान लगने लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम इंग्लिश में बोलने की ट्राई करें, क्योंकि 11th से जो 12th का जर्नी होता है, आप 11th पूरा पढ़ के निकल जाओगे, आपका इंग्लिश ठीक नहीं होगा अगर आप फोकस नहीं करते हो तो आप साथ ही साथ इंग्लिश को भी फोकस करना है, क्योंकि 12th में जाओगे तो सब कुछ अपने करना पड़ेगा। मतलब आप एग्जाम जब फाइनल लिखोगे, डिग्री बनाना है, तो एक अच्छा सा जो सेंटेंस बनाने के लिए होता है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड, डिस्टेंस, वेग। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रहा है। यहां पे देखो, ये तो इसके बाद यहां आता है, तो ये सब, तो यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ एक सिंगल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। अगर इसको हम देखें तो लेंथ बोले थे ना, तो लेंथ और डिस्टेंस तो एक ही चीज हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही चीज हो गया। तो इसका मतलब एक और टाइम हमारा दूसरा, तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से इसको डेराइव किया गया है, इसीलिए इन सारी चीजों को हम बोलेंगे डेराइव। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, फोर्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? एनर्जी हो सकता है, और क्या हो सकता है? मोमेंटम हो सकता है, और क्या हो सकता है? डेंसिटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रेस हो सकते, स्ट्रेस को भी हम टेंशन डेराइव में रखेंगे तो डेराइव में, हाँ क्यों नहीं रख सकते हैं, ये भी हो जाए, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है। फिर आपका जो है वो कुछ टाइप्स ऑफ जितने भी फोर्स है वो हमारा आ जाएंगे डेराइव में ही आ जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ता है, वो सारे हमारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी पहले हमको क्लियर करना है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अभी हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे एसआई यूनिट के साथ, डायमेंशन फॉर्मूला भी, तो इस सेक्शंस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कोशिश करना है कि अभी थ्योरी वर्ड जो हमारा सेक्शंस होता है उसको क्लियर करते चले, ठीक है। तो यहाँ आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा
आप कोशिश करो, देखो डिराइव है ये तो आपका इंपॉर्टेंट होगा ना, ये सारे टॉपिक्स आप जितना भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हो, ये पूरा 11th से 12th तक का जर्नी में जो भी पढ़ोगे सारे आपका क्या होंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होंगे। तो ज्यादातर सब होने तो यूज तो होते रहेगा, ठीक है ना। तो हमको बेसिक अभी हमारा आने वाला है एरर। तो आप एरर को कैसे समझते हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एरर, ठीक है। तो एरर का मतलब हो गया हमारी गलतियां। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि आपको एक रस्सी दिया, रस्सी नहीं टेप यूज करते हैं, तो एक टेप आपको दिया गया है मेजरमेंट करने के लिए। जब आप जमीन देखते होगे मापते समय, कोई लोग यूज करते हैं उसको मेजर करते समय, और भी बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहां हमको मेजरमेंट करने का जरूरत होता है। मान लो कि आप कपड़ा देते हो तो उस टाइम पे कपड़ा मीटर आता है, वो उससे हम लोग मेजर करते हैं। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है, हो सकता है कभी कभी आपके साथ इंस्ट्रूमेंटल एरर क्रिएट हो जाए। मान लीजिए कि इस मार्कर का 10 सेंटीमीटर लेंथ था और आपसे आ रहा है 9.8, तो ये जो 10 सेंटीमीटर आना था उसके जगह पे आ गया 9.8 सेंटीमीटर। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 10 माइनस 9.8 इक्वल्स टू 0.2 सेंटीमीटर का जो है सो हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। 0.2 सेंटीमीटर का एरर आ गया, मतलब गलती हो गया हमसे। तो बस यही है कि ये हमारा मिस्टेक को रिप्रेजेंट करता है, कि जो हम मिस्टेक कर देते हैं। हमारा हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है, पर्सनल एरर के साथ साथ। पर्सनल एरर मतलब हो गया हम लोग जो गलती करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी पहले से डिफॉल्ट होगा, डिफेक्ट सेक्शन होगा, डिफेक्ट पार्ट होगा, तो उस टाइप से हम लोग उसको एरर वाइज करते हैं। तो बेसिक यहाँ पे हमारा जो एनसीईआरटी पढ़ने को बोलता है वो क्या पढ़ने बोलता है, टाइप्स ऑफ एरर्स। तो आप टाइप्स ऑफ एरर निकालने जानो कि कैसे हम टाइप्स ऑफ एरर को निकालते हैं। या आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है, आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप लैब में जाते हो, आपको एक इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे, 11th क्लास का जब प्रैक्टिकल होगा तो इसमें हम लोग यूज करते हैं स्क्रू गेज और एक वर्नियर क्लिपर होता है, ठीक है, स्क्रू गेज एंड एक वर्नियर क्लिपर होता है। तो ये जो वर्नियर क्लिपर और स्क्रू गेज है, ये दो इंस्ट्रूमेंट है जिनके हेल्प से हम छोटे छोटे चीज का डाया, जैसे इसका डाया मेजर कर सकते हैं कितना होता है, इससे भी छोटा छोटा चीज का हम लोग जो है मेजरमेंट लेते हैं, डायमीटर के लिए, एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ये दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो इस टाइम पे अगर हो सकता है कि इसमें पहले से भी एरर हो, तो इन चीजों को अप्लाई करके हम लोग यूज करते हैं एंड देन हम कोशिश करते हैं हमारा एरर कम से कम हो। तो एरर, जब तक आप एरर, टाइप्स ऑफ एरर को नहीं समझोगे तो रिड्यूस करने नहीं सीखोगे कि आपका एरर रिड्यूस कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एरर कितना टाइप्स का होता है। तो आपके पास जो एरर है वो होता है, हम इसको 3 पार्ट में, मेनली तो एनसीईआरटी बोलता है 3 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है 3 पार्ट में देखने पर। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है वो हम लोग 4 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है, नो डाउट। हम लोग सबसे पहले जो सबसे आसान गलती करते हैं वो होता है एब्सोल्यूट एरर। मतलब हमारा खास एरर यही है कि इतना ही एरर होता है ना, इतना ही एरर होता है। गुस्सा आता है जब एरर होता है ना, गलती होता है ना, तो गुस्सा एक पन आता है। तो वही है आपका जो खास आपसे गलती हो जाता है ना, एब्सोल्यूट मतलब होता है खास, एग्जैक्टली वो जो चीज खत्म आपसे एरर आया, तो वो एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब क्या हो गया, आपका टीचर बोलता है चल फिर से कर, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से कर लो, फिर से कर लो, फिर से गुस्सा। तो ये एरर मान लो 5 बार आपको ऐसे लेने के लिए बोला गया है, तो आप 5 बार गलती आपसे कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो वैसे सिचुएशंस में आप एरर को क्या करोगे, एवरेज निकाल के सर को दोगे कि हमने इसमें एवरेज जो गलती किया है वो इतना किया है। तो हमारा नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब हमारा कोई मार्क्स आ जाता है, जब हमारा एरर आ जाता है और आपको पता था कि ये एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर था और आया 9.8, यानी 0.2 सेंटीमीटर का एरर चला रहा, तो 0.2 आप एवरेज से निकालो। मतलब आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया तो इसको बोलते हैं, अगर आप बहुत बार रिपीट करते हो तो इसको लेंगे। ये दोनों एक ही चीज है, बस नंबर्स ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि कितना आप ऑब्जर्वेशन टेक करते हो। तो अब हमारा जो आने वाला है वो है रिलेटिव, कि हम जैसे मार्क्स आता है, अगर आपका
500 मार्क्स में 400 आप मार्क्स ऑप्टेन करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि चलो हमको बताओ एक रेशियो आने की परसेंटेज बताओ। तो परसेंटेज आने से पहले आप क्या करते हो कि 400 को 500 से डिवाइड करते हो, तब परसेंटेज इसका निकालते हो, है ना। तो जस्ट लाइक यहाँ पे हम जो ये पार्ट कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि हमारा जो 400 है उसको 500 से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा एक्चुअल वैल्यू ये था और हमने ऑप्टेन कितना किया, 400 एग्जाम में मार्क्स। तो ये जो रिलेटिव चीज है, रिलेट करने के लिए, या फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शनल दिख रहा है, तो इसीलिए हमारा नेक्स्ट जो होता है कि आपका जो एरर हो गया था गलती, उस गलती को आप एक्चुअल के रिस्पेक्ट में देखना स्टार्ट कर दिए, तो उसको हम लोग रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, ठीक है। और अगर इसका परसेंटेज निकाल देते हो, जैसे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर। क्या हो जाएगा? सॉरी परसेंटेज ना, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि यहां पे जो है वो एरर हम लोग देख लिए हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखो कि आप जब पढ़ने जा रहे हो तो उसका फॉर्मूले को रिलेट करने आना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले हमने बोला था क्या होता है, एक एक्चुअल वैल्यू होता है। एक्चुअल वैल्यू को ही हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब टीचर बता दिया था कि 10 सेंटीमीटर है, तो वो जो 10 सेंटीमीटर का बात कर रहा था वही उसका एक्चुअल वैल्यू था उस चीज का, और ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग मान लिए कि ये ए था। क्या था? ए था, या हम लोग A0 भी मान सकते हैं। और आप जो मेजर किए, मेजरमेंट करने के बाद जो आता है उसको हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। तो जब मेजर्ड वैल्यू आपका आ चुका है और उसको आप देखोगे, जैसे कि 9.8 जो आया था, तो उसको हमने नाम दे दिया A0। तो यहां से इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, है ना, एक ऑब्जर्वेशन अगर मैंने टेक किया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ही हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, यानी A माइनस A0, या मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये यानी इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो द डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमको रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को। ओके, अब हम बात करते हैं, इसी चीज को रिपीट करेंगे। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन तो बताया था ना कि बहुत सारा मेजर्ड वैल्यू आप ले रखे हो। चलो A है तो इसको हम लोग A1 ले लिए हैं, A2 ले लिए हैं, A3 ले लिए हैं, A4, इस तरह से AN ले लिए हैं, ठीक है। तो इस केस में आप एक ही तो डाटा नहीं निकाल सकते, सबका साथ एरर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा A1 निकालेंगे, तो यहां से आ जाएगा A माइनस A1। फिर डेल्टा A2 निकालेंगे तो A माइनस A2 हो जाएगा। डेल्टा A3 निकालेंगे तो A माइनस A3 हो जाएगा। इस तरह से डेल्टा AN निकालेंगे तो A माइनस AN हो जाएगा। अभी तो ये चीज हमने बता दिया है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि N तक हम सबका इंडिविजुअल निकाल दिए। अब हो सकता है कि कभी ज्यादा भी आ जा रहा हो, तो ये प्लस भी आ सकता है या माइनस भी आ सकता है। ये दोनों सिचुएशन में कुछ भी है। हो सकता है कि आपका ये डाटा बड़ा हो, तो डाटा बड़ा होने पर आपका वैल्यू नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसमें आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग मेन हम लोगों को निकालना है जो है, सो क्या निकालना है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सबका एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग सबका एवरेज निकालते हैं तो डेल्टा A1, अब यहाँ पे क्या है, कोई प्लस आ रहा होगा, कोई माइनस आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल नोटेशन यूज करके चलते हैं, मोड का, ताकि हम सबका प्लस वैल्यू का ही बात करें। नेगेटिव है तब उसको प्लस लेकर के ही चलना है। मोड का काम क्या होता है बच्चों, प्लस करना। क्या करना, प्लस करना, ठीक है। और कितना संख्या है, n है, तो इसको n से क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला दिख रहा है वो हमारा हो जाएगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और इसके बाद जो है, कभी कभी होता है ना कि आप जब कंफ्यूज करते हो या बहुत सारा एरर को निकालने के लिए, मतलब टीचर जो है सो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टेक करने बोला था, तो उस टाइम पे जो है वो आप एवरेज एब्सोल्यूट एरर उनको निकाल के दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। और अब हम करते हैं फ्रैक्शनल एरर की बात, जो हमारा थर्ड वन था, फ्रैक्शनल एरर।
ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास जो एरर आया था, मतलब फ्रैक्शनल एरर का हम बात करते हैं तो डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर का मतलब हो गया एब्सोल्यूट एरर जो आया था, या और उसको हम लोग ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, ए, या हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा ए एवरेज। इसका साइन हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल्टा ए एवरेज का साइन ऐसे होता है, तो ये हम लोग साइन यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई, अगर ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं तो ये यूज करेंगे, कम लिए हैं तो ये यूज करेंगे, एंड डिवाइड बाय हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ए। तो हम, मेरा मतलब फ्रैक्शनल एरर का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा कि इट इज द ट्रू, ये एब्सोल्यूट एरर, या इट इज द रेशियो ऑफ, कर दीजिए आप, रेशियो ऑफ किसका, तो एब्सोल्यूट एरर, या अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो एवरेज, एवरेज को दूसरा वर्ड में मीन भी बोला जाता है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, टू द ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा हमारा एक्चुअल वैल्यू। थोड़ा राइटिंग कर लेना एडजस्ट भाई, थोड़ा जल्द, छोटा जगह पे लिखना पड़ता है। तो ये आपका वीवीआई सेक्शन है, मतलब ज्यादातर इसका यूज हम लोग करते हैं, तो आप इसको ना याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट वन पे। तो लास्ट हमारा क्या था, यस ऑफ कोर्स परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में क्या करना है भाई, परसेंटेज एरर अगर आप लोग निकाल रहे हो तो इसका परसेंटेज निकाल लो, यानी कि डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, इंटू 100। या अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और करके बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एवरेज वाला यूज कर रहे हैं सर, तो एवरेज का निकालेंगे एक्चुअल के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कर देंगे। तो दिस वन इज परसेंटेज एरर। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एरर समझे कि यहाँ पे जो है सो एरर कैसे निकालते हैं। इसी समय में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक अगर कोई भी डाटा है तो उसको हम एब्सोल्यूट एरर के रिस्पेक्ट में या परसेंटेज एरर के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है और उसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ए क्या है आपका, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है, और इसको बोला है लिखने के लिए एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में। तो आप क्या करोगे कि हमारा जो भी लिखने बोल रहा है, मान लीजिए कि आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको बोल रहा है एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिखो, ठीक है। हम इसको बोल देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ, अरे भाई, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इस केस में हम लोग लिखते हैं, ए लिखो, सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू लिख लो और प्लस माइनस करके डेल्टा ए दिखा दो। तो ये आपका हो जाएगा ये एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन जो हमारा हो जाएगा वो है आपका एब्सोल्यूट एरर की जगह परसेंटेज एरर भी। अभी यहाँ पे हम लोग बोले थे कि ये यूज कर सकते हैं, या प्लस माइनस करके जो है वो हम लोग एवरेज वाला भी डाटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि हम एरर जो लिखते हैं वो एक्चुअल के साथ प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमको परसेंटेज के टर्म्स में लिखना है फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए ही लिखेंगे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ परसेंटेज एरर डाल देंगे, ठीक है। जो भी परसेंटेज एरर यहाँ से कैलकुलेट होकर के आएगा वो यहाँ पे डाल देंगे, तो परसेंटेज के टर्म्स में हो जाएगा। तो इस तरह से लिखने का तरीका है। या आपको ऐसे दिया हुआ है कि 5 प्लस माइनस 0.2 कुछ ओम दिया हुआ था, तो आप यहां से जज करना सीख जाओ कि जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, मेरा एक्चुअल वैल्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से जो है सो हम एरर को समझे, और इसको कोशिश करो आप रिविजन्स करो। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लोगे, रिवाइज हो जाएगा। तो आप टाइम निकालो, पढ़ो, ठीक है। सबको मेरे तरफ से जो है वो ठंडा के लिए एक सूचना है कि सारे लोग जो है वो अपना केयर करो, अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना प्लीज।